It's my privilege to be here in front of all the research scholars, students, faculties, and it's a really honor for me. Thank you very much, ma'am. And during this workshop, एज जैसे कि पहले मैं जुड़ा था तो मैम बता रही थी कि आज 8th दिन है आपका. यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द इन दिस वर्कशॉप. सो इसी इन रिगार्डिंग टू दिस वर्कशॉप, आज I start with a very basic and simple topic of and very also a very important topic of SPSS. So I share the screen and you see. रिकॉर्डिंग शुरू हुई ना. Okay, am I audible and my screen is visible or? Yes, sir. Visible. Screen is visible. Okay. So ma'am ने introduction काफी दे दिया था. Now I start with the topic regarding SPSS. जो basically SPSS है, that is the most important statistical package which can highly perform complex data manipulation and analysis with a simple instructions. Means जो हमारा ये software package है, इसको हम यूज करते हैं फॉर स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डेटा. तो पहले इसकी जो शुरू में 1968 में जब SPSS आया तो वी कॉल इट SPSS. इट्स स्टैंड फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस. बेसिकली ये केवल एक पैकेज हमने जो बनाया वो सोशल साइंसेस के लिए हमने इसको रखा. लेकिन लेटर इट चेंज टू आफ्टर, जब इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी SPSS की, तो इसका जो नेम है वो चेंज करके वी टेल इट अबाउट द स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन. तो SPSS का फुल फॉर्म वी कॉल इट स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन. एंड जब 2009 में इसको IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM ने इसको ले लिया अपने पास में, एंड देन इट बिकेम IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स. मींस उसके बाद से कॉपीराइट जो थे इसके IBM ने ले ली. सो इसके कई वर्जन्स आए, पहले से लेके अभी तक इसके कई वर्जन्स आए, एंड द करंट वर्जन 23 और मे बी 25 तक भी आ रहे हैं अब. तो SPSS ये एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर बन गया एंड इट्स वर्जन इज फ्रॉम 15 टू 23. और जो 17 है, स्टैटिस्टिक्स 17 और 16 जो है, दैट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स फॉर 1 month ड्यूरेशन और 1 year ड्यूरेशन. तो आपको शायद मैम ने ये शुरू में भी या और भी लेक्चर इसके बारे में हुए होंगे तो आपको लिंक शेयर किया होगा रिगार्डिंग SPSS, कैसे इसको ओपन करना है और SPSS कैसे आपको यूज करना है. तो आपको उसका लिंक होना चाहिए. और आई थिंक कि अगर आप सोशल साइंसेस से रिलेटेड हो, नॉट इवन सोशल साइंसेस बट आल्सो इन अदर मैनेजमेंट आल्सो एज वेल एज साइंस स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी SPSS इज वेरी गुड पैकेज और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. इसके लिंक से आप इसको परचेज कीजिए और SPSS में आप जब एक बार SPSS को आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी फैसिलिटीज दी हुई हैं. सो इसमें जो सेवरल पैकेज है वो कौन कौन से हैं? SPSS डेटा कलेक्शन है इसमें फॉर सर्वेज के लिए, ये बेसिकली यूज होता है. SPSS मॉड्यूलर डेटा माइनिंग के लिए यूज होता है. SPSS एनालिटिक कैटलिस्ट के लिए यूज हो रहा है, बिग डेटा के लिए. तो ये डिफरेंट IBM जो SPSS स्टैटिक्स है, डिफरेंट ये प्रोडक्ट इनने लॉन्च किए हैं जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है. फ्री ऑफ कॉस्ट वाले वर्जन में जो हम 17, 16 या जो फ्री ऑफ 17 वाला या 16 वाला SPSS वर्जन हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं की है. वो तभी मिल पाएंगी आपको उससे रिलेटेड जब आप उसकी पेमेंट करते हैं. सो IBM
SS स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटीग्रेटेड फैमिली ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी मैंने बताया था इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसमें हमारे है, इसमें जो पूरा ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, फ्रॉम प्लानिंग टू डेटा कलेक्शन टू एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। It helps in quickly gaining understanding and insight from data set of any format. Statistical process, ये हमें कई फॉर्मेट में हम जब यूज करते हैं इसको, तो उसमें हमारा डेटा जो होता है वो हम डिफरेंट फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। देखिए, आप लोग जब रिसर्च में आ गए हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी वर्कशॉप कर रहे हैं, एक चीज तो आप माइंड में अपने हमेशा रखिए कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी की रिसर्च करनी है, उसमें कुछ अच्छा वर्क आपको करना है, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज और कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्टैटिस्टिकल पैकेज हैं जो आपके यूज होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा काम आप लोगों का सोशल साइंसेस में डाटा कलेक्शन और उसकी स्टडी पे, उसकी एनालिसिस पे होता है, तो आपको ये जरूर आना चाहिए कि कैसे हम इसको यूज करें। So it's a very ensure high accuracy and easily communicate result via presentation, ready output and high quality ग्राफ के माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं। जो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं इसमें, बेसिकली जो फाइल हम सेव करते हैं .sav के नाम से फाइल सेव होती है। कुछ अदर फॉर्मेट की भी फाइल हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी फाइल? एक्सेल एक्सएक्स जो एक्सेल की फाइल होती है। काफी कुछ जो स्टैटिकल ये पैकेज का सॉफ्टवेयर है SPSS, ये इक्वल टू एक्सेल के जैसा दिखाई देता है। अभी हम इसमें करेंगे कई चीजें, इसमें डेटा एंट्री से लेके, सॉर्टिंग से लेके, फॉर्मेटिंग से लेके कई ऑप्शन अभी हम सीखेंगे। तो इसकी जो विंडो होती है वो एक्सेल की सीट की जैसी होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज का पार्ट है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, आपने कई लोगों ने उसमें काम भी किया होगा। एंड CSV एंड DAT वाला सिंटेक्स वाले भी यूज करते हैं। सिंटेक्स फाइल इसमें बनती है, तो वो हम अदर फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। कई लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं। रीजन फॉर नॉट यूजिंग SPSS, ये एक्सपेंसिव है। अगर आप इसका कॉपीराइट लेते हैं, अगर आप इसको ओरिजिनल परचेज करते हैं IBM से, तो ये काफी एक्सपेंसिव है। इट इज नॉट फ्री, जिसमें सारे फीचर्स होते हैं। एंड बेसिक पैकेज इज नॉट टेलर्ड फॉर डेटा माइनिंग। जो हायर वर्जन है, एनालिटिकल रिसर्च जो करते हैं, डेटा माइनिंग की रिसर्च जो करते हैं, या डिफरेंट जो जिसमें उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जिन चीजों की, तो वो इसको परचेज से ही खरीद सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में वो ऑप्शन नहीं होता है। पर हम यूज क्यों करते हैं इसको? बिकॉज इट इज अ वेरी रिच कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड मेथड। इसमें जितने स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, जितने चाहे आपको मैक्सिमम निकालना है, आपने डेटा कलेक्ट किया है, आपको किसी नंबर ऑफ डेटाज में मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, अदर टेस्ट आपको करने, टी टेस्ट करना है, काई स्क्वायर टेस्ट करना है, या डिफरेंट टेस्ट के लिए ये बहुत ही बढ़िया और सिंगल क्लिक में आपका आंसर देने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट software for our to solve the problem in social sciences. So its output an extensive set of matrices and statistically important factor and support available. इसके कई support available है और इसको हम use कर सकते हैं। अब हम जब इसको SPSS में करते हैं तो रिसर्च मेथडोलॉजी में आपने डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स और ये सब डेटा ये सब पढ़े होंगे, उन्हीं का जस्ट एक गो थ्रू करते हैं, फिर उसके बाद हम SPSS के उसमें आते हैं। सो जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल की, ये अपने आप में ही एक सेपरेट टॉपिक है कि सबसे फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज वेरिएबल। दो चीजें हम कहते हैं, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। वेरिएबल हो गया a quantity whose value changes or anything which is not constant.
मींस जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, प्रोग्राम में आप उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। या हम एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं, सपोज स्टूडेंट है, एक उसकी एज ग्रुप है 5 साल, नेक्स्ट ईयर उसकी 6 साल हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, तो वो बार बार चेंज हो रहा है। वेरिएबल एक हमने मान लिया। कई बार हम कंप्यूटर्स में वेरिएबल्स को हम एक्स वाई जेड और कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, मींस जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। एंड कांस्टेंट क्या हो गया, आपने अपने जो स्टडी की है उसमें कुछ चीजें कांस्टेंट मान ली। मींस आप जब डेटा कलेक्शन के लिए निकलते हैं तो आपने फिक्स कर दिया कि मुझे तो 18 साल से 21 साल के बीच के पीरियड के ही डेटा हमें कंसिडर करने हैं। मींस यू हैव टू फिक्स द वैल्यू, तो वो चीजें कांस्टेंट हो जाएगी। मींस 18 to 21 ईयर के ही लोगों को आप उनका नेम, एज, जेंडर वगैरह आप लिख रहे हैं। सो जो कांस्टेंट थिंग है उसको आपने फिक्स कर दिया 18 to 21, या आपने फिक्स कर दिया कि x बराबर 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो मींस दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज नॉट कांस्टेंट। बट वेरिएबल क्या होता है, अ क्वांटिटी विच हुज वैल्यू ऑलवेज चेंजेस, तो दैट इज नोन एज वेरिएबल। एंड देन हम आते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल नाम से आप पता चल रहा है जो वेरिएबल को विच कैन बी इजीली क्वांटिफाइड और एक्सप्रेस्ड इन नंबर, जिसको हम नंबर्स में समझ सकते हैं, उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। नंबर्स मींस आपको रेवेन्यू आप निकालते हैं, रेवेन्यू कितनी इनकम हुई, और प्रॉफिट्स आप निकालते हो, कैलकुलेट करते हो। आप ग्लास में आपने पानी रखा, कितना वॉल्यूम है उसका, वाटर का लेवल क्या है, कॉस्ट क्या है इसकी, जो हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। 20 रुपीज हमने कह दिया, 30 रुपीज कर दिया, तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं विच वी आर एक्सप्रेस इन नंबर। सिमिलरली क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव मींस वेरिएबल विच कैन नॉट बी इजीली क्वांटिफाइड और एक्सप्रेस्ड इन नंबर, जिसको आप नंबर्स में नहीं स्पेसिफाई कर सकते हो। मींस हमारे लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक क्या हैं, आपकी हॉबी क्या है, तो दीज आर नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर फॉर्म। सो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव वेरिएबल हो गया। ऑनेस्टी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है, या वो स्टूडेंट तो बहुत मेहनत कर रहा है रिसर्च में। हमारे पास एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स में से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्टूडेंट बहुत अच्छा है, या उसकी मतलब जो हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए है, किसी की इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है, आईक्यू लेवल कितना है, तो इसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहेंगे। तो कई बार एक क्वेश्चन अराइज भी होता है, इसके बारे में आप लोग सोचिएगा कि क्या क्वालिटेटिव वेरिएबल भी क्वांटिफाइड, क्या क्वालिटेटिव वेरिएबल को क्वांटिफाइड बना सकते हैं? इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव मींस जिसमें हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्या उसको हम बना पाएंगे? तो ये कुछ टर्म्स हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली वी हैव इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी आपने पढ़ा होगा। मुझे लगता है मीन टाइम में इतने लेक्चर्स में आपने ये सब डेफिनेशन, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च मेथडोलॉजी, रिपोर्ट राइटिंग, सिनॉप्सिस राइटिंग, ये सब आपने पढ़ लिया होगा। सो इनमें कई चीजों में ये यूज होता है कि इंडिपेंडेंट और प्रीडेटर वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल दैट वी थिंक इज अ कॉज इज नोन एज independent variable because its value does not depend on any other variable। जैसे हम दो वेरिएबल की बात करते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स एक x जो वेरिएबल है जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मीन्स मैंने लिखा कि फादर की एज बच्चे की सन की एज से 5 टाइम्स ज्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे अगर मैंने फादर की एज को y मान लिया, सन की एज को x मान लिया, तो y इज इक्वल टू 5x लिखा मैंने। तो x क्या है यहाँ पे, वो जो चाइल्ड की एज है, x में आप 1 2 3 4 पुट करते जाओगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकलती जाएगी। मींस x जो चाइल्ड की एज है उसको हम वेरी कर रहे हैं, उसको हम कुछ भी उसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं। मींस उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल का मतलब है कि x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, उसको हम
कोई भी डिफरेंट वैल्यूज हम उसमें यूज कर रहे हैं, तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया कि जिसमें अगर हमने कहा कि y इज इक्वल टू 5x है, मींस चाइल्ड को x को हमने अगर 1 2 3 पुट किया और वो अगर हमारा y में उसकी वैल्यू आ रही है, जैसे एज, सपोज बच्चे की एज 5 है, 5 वर्ष है, 5 साल का बच्चा है, तो 5 इंटू 5, तो फादर की हमने कह दिया 25 एज है। तो इस टाइप से जो जो वैल्यू x में हमने इंडिपेंडेंटली पुट करते जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आ रही है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो कहां पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। A variable that we think is an effect is called a dependent variable because the value of this variable depend on the cause, the independent variable। मतलब वो independent variable में depend कर रही है। ये आपको समझ आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, यस सर। ओके तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंस है। मींस जो वैल्यू हम अपने मन से पुट करते हैं इक्वेशंस में, या एक्स की वैल्यू, या जो हम कंसिडर कर रहे हैं वैल्यूज, हम कोई भी एज ग्रुप में ले रहे हैं तो उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। अगर उसकी वैल्यू कहीं डिपेंड हो रही है किसी दूसरे वेरिएबल में तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हम इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन से होते हैं। देखिए, रैंडम वेरिएबल वो होते हैं इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज अ न्यूमेरिकल आउटपुट आउटकम ऑफ ए रैंडम फिनोमिना। मींस कोई रैंडम फिनोमिना में अगर उसका कोई न्यूमेरिकल आउटकम आता है, न्यूमेरिकल आउटकम आता है तो उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। न्यूमेरिकल आउटकम, कोई रैंडम फिनोमिना अगर हम कंसिडर करते हैं कोई भी, तो उसमें जो वैल्यूज आएगी, मतलब उसको हम एडवांस में नहीं ले सकते उसकी वैल्यू, लेकिन जब हमने उसका प्रोग्राम रन किया या हमने आइडेंटिफाई किया, जैसे हमने अगर 18 से 21 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों की जानकारियां हम लिख रहे हैं, उसमें लास्ट में अगर हमारे, जैसे हमने वेरिएबल यूज कर रहे हैं, अगर उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है कि 20 साल वर्ष के अधिक व्यक्ति है यहाँ पे, तो वो रैंडम वेरिएबल से कैलकुलेट होगा अगर उसकी फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी। एंड इट कैन बी डिस्क्रीट भी हो सकता है, वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है। मतलब क्या है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का? रैंडम वेरिएबल हुज ऑल पॉसिबल वैल्यू कैन बी लिस्टेड काउंटेड। मींस अगर वो रैंडम वेरिएबल है लेकिन उनकी वैल्यू लिस्टेड हो जाती है, काउंट हो जाती है। हमने कक्षा में परीक्षार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर दिया, उसके बाद वो तो एक रैंडम फिनोमिना हो गया कि हम पेपर बांट रहे हैं। देन उसके बाद 100 में से जो हम मार्किंग कर रहे हैं बच्चे की, मार्क इन एग्जाम जो आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया कि 100 में से हम मार्क्स दे रहे हैं। या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। और कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया कि a random variable that can take on any value between two specified value। random variable that can take on any value between two specified value। example, परसेंटेज इन एग्जाम में कितने परसेंटेज आए, हाइट कितनी है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ये चेंज होते जा रहा है आपके। तो हाइट है, वेट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल। ये जो टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके रिसर्च में काफी जगह यूज में आएगी। जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखेंगे तो यही कई बार ये टर्म्स आपके जहन में आएगी कि ये क्या होता है। सिमिलरली प्राइमरी डेटा कलेक्शन, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो 3 टाइप के डेटा की हम बात करते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टर्शरी डेटा। प्राइमरी डेटा जैसे डेटा कलेक्टेड बाय सेल्फ, अगर हम ओनली जो हम खुद से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हमने प्राइमरी डेटा कह दिया। और अगर सेकेंडरी डेटा, कोई डेटा कलेक्टेड है, यूज ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स से जो हम कलेक्ट करके ले रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा। Tertiary data provide overview of topics by synthesizing information gathered from
बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों को मिला के जब हम डेटा लेते हैं जिसमें दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो उसको टर्सरी डेटा कहते हैं। जैसे विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया हमारे पास रहते हैं, उसमें हम यूज करते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है जब आप अपना रिसर्च पेपर बनाएंगे, जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, तो विच इज द इजीएस्ट मेथड। प्राइमरी आप खुद कलेक्ट करके ले आएंगे या जो डेटा आया है उसकी एनालिसिस करेंगे, एंड विच इज मोस्ट रिलायबल, इसमें रिलायबल कौन सा है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। इन विच मेथड वी यूज क्वेश्चन। आप जब फील्ड में जाएंगे तो आप क्वेश्चन देंगे सभी को, तो वो कौन सा यूज होना चाहिए, वेबसाइट में क्या यूज होना चाहिए। तो ये एक डेटा कलेक्शन की ही बात कही हमने कि जो डेटा कलेक्शन कितने टाइप का डेटा होता है। अब आपके जो यहाँ पे एसपीएसएस की हम बात कर रहे हैं, तो एसपीएसएस में जो होता है बेसिकली इसमें 4 विंडोज की हम बात करते हैं। पूरा एसपीएसएस सॉफ्टवेयर कई लोगों ने इसको अभी किया भी होगा, सीखा भी होगा, उसी में थोड़ी सी चीजें एनहेंस कर रहा हूं मैं कि हमारे पास 4 विंडो इसमें होती हैं। फर्स्ट वन इज डेटा एडिटर, सेकेंड वन इज आउटपुट व्यूअर। डेटा एडिटर क्या है, शुरू की जो विंडो होगी, अभी आगे आएगा, उसको डेटा एडिटर कहते हैं। देन जो आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है उसको आउटपुट व्यूअर कहेंगे। एक सिंटेक्स एडिटर होता है और चौथी स्क्रिप्ट विंडो होती है। सो एसपीएसएस क्या है, ये विंडो बेस्ड प्रोग्राम हो गया है। विंडो बेस्ड आपको ओपन करना है, इसमें आप डेटा एंट्री करेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे। एंड टू क्रिएट टेबल एंड ग्राफ मींस द होल एसपीएसएस, जो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स बनाएंगे, रिसर्च पेपर बनाएंगे, तो उसमें अगर एसपीएसएस का यूज आपको करना है तो ये 2 टाइप से इसमें आप एंट्री करेंगे। पहली चीज तो डेटा एंट्री, जो आपने कलेक्शन किया है उसकी डेटा एंट्री करेंगे, और दूसरा पार्ट फिर उसका एनालिसिस पार्ट होता है। मींस फर्स्ट पार्ट तो डेटा कैसे एंट्री करते हैं, उनके क्या कंडीशंस हैं, टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, उसमें उसमें कितना स्पेस होना चाहिए, कितना मार्जिन होना चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए, डेसिमल प्लेस होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड फिर वो डेटा एंट्री के बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसका एनालिसिस कैसा किया जाए। एनालिसिस मींस कि उसको हम कैसे उसको चेंज करें। डेटा आपने एक बार फीड कर दिया, आपने जैसे सपोज हम इसी रिसर्च मेथडोलॉजी आपकी जो वर्कशॉप हो रही है इसमें देखते हैं कि सपोज आप लोग 100 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 स्टूडेंट आपके पूरी, अगर हम पूरा आपका डेटा फीड करते हैं, नेम फीड करते हैं, ठीक है, नेम फीड किया, आपकी एज फीड की, आपका जेंडर फीड किया, देन आपके सपोज डे वाइज 1 2 3 4 डेज वाइज आपकी डिटेल हमने ऐड की, तो ये तो एक मेथड हो गया कि डेटा एंट्री का, जिसको हम डेटा एडिटर में कर लेंगे। उसके बाद इसमें एनालिसिस क्या करना है, ये पार्ट थोड़ा सा हर एक व्यक्ति का अलग अलग होगा। डेटा एंट्री सबकी सेम हो सकती है, लेकिन जो एनालिसिस पार्ट है जो आप, वो क्या होगी, जैसा आपका आईक्यू चाहेगा। मींस आप जैसा डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई फैकल्टी हो सकता है, उसको इन सब में मैक्सिमम स्टूडेंट का मैक्सिमम एज का निकालना है कि मैक्सिमम एज कौन सी है, हमारे जो पार्टिसिपेंट है इसमें मैक्सिमम एज ग्रुप वाला बच्चा कौन सा है। किसी को ये निकालना होगा कि यहाँ इस नाम वाला बच्चा कहाँ पे है। मींस हम एनालिसिस कर रहे हैं एक एक पार्टिकुलर के, इस नाम के बच्चे, इस नाम का बच्चे को हमें फाइंड आउट करना है। डेटा अगर बहुत सारा है आपको, और किसी को है कि फ्रीक्वेंसीज हमें कैलकुलेट करनी है। मींस बेसिकली जो हम एनालिसिस पार्ट में करते हैं उसमें जितने भी हम ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, ऑटोमेटिकली एसपीएसएस में बन के आ जाते हैं। जो भी आप स्टडी करोगे, जितने आप टेस्ट लगाओगे इसमें, जितने आप मॉडल्स करोगे, वो सब एनालिसिस पार्ट में चला जाता है। जैसे आपको फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, काउंट करनी है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एसपीएसएस की हम बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि कहीं आपको मैक्सिमम निकालना है, मार्क्स आपने एंटर किए, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, 1000 ऑफ डेटा है, मिनिमम मार्क्स निकालने, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, तो लीनियर रिग्रेशन निकालना है। आपने ये भी फैक्टर्स डिस्क्रिप्टिव एसपीएसएस में आ जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अगर लार्ज डेटा है, अगर लार्ज डेटा है, उनकी एनालिसिस, पहले ये सब मैनुअल होता था, तो मैनुअल में अगर लार्ज डेटा है, आपने 1000 का सर्वे लिया हुआ है, 2000 लोगों का सर्वे है,
तो ये तो एक छोटा मैं स्मॉल मॉडल बता रहा हूं। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन पे कोई सर्वे करना है आपको, तो इतना बड़ा डेटा है, तो मैनुअल वो पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए हमारे ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, और जिसमें हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि डेटा कलेक्ट करना और एंट्री करना, फीड करना तो हो जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस पार्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा एसपीएसएस का इंटरफेस है, उसमें दो टाइप की चीजें होती हैं। उसमें नीचे अभी स्क्रीन आप देखेंगे, इस टाइप की स्क्रीन है। जो फर्स्ट स्क्रीन आपके दिखाई देती है एसपीएसएस, जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो मेनू बार है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, एनालिसिस, ग्राफ, यूटिलिटीज, विंडोज, और ये सब इसमें लिखा हुआ है। एंड ये जो आ रहा है, इसमें जैसे आपने एक्सेल अगर किसी ने यूज किया हुआ है, सेम एक्सेल के जैसे रोज और कॉलम इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ये रोज और कॉलम, जैसे ये एक फर्स्ट सेल है, ऊपर इसको जो हॉरिजॉन्टल है उसको हमने रोज बोल दिया, वर्टिकल को हमने कॉलम बोल दिया। तो यहाँ पे आपके जो ये है, इस टाइप की जो विंडो एसपीएसएस की आती है, शुरू में अनटाइटल्ड आता है, अनटाइटल्ड एसपीएसएस डेटा एडिटर, क्योंकि अभी हमने इसको कुछ इसका नाम नहीं दिया है, ये फाइल हमने सेव नहीं की है। जब हम ये फाइल को सेव कर लेंगे तो इसका फिर एक नाम पड़ जाएगा, और उस नाम को, सपोज ये फाइल, हम फाइल के अंदर हम जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, इस फाइल को अगर सेव करेंगे फाइल के अंदर जाके, तो फिर उसका नाम अगर आपने सपोज XYZ रख दिया, तो ये XYZ जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो XYZ.sav के नाम से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ये फर्स्ट विंडो आपकी ऐसे खुलती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर टाइटल बार में तो अनटाइटल लिखा हुआ है, ये ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार कहलाता है। देन उसके बाद ये मेनू बार है, जिसमें हमारे ऑप्शन है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, ग्राफ्स, यूटिलिटीज, विंडोज, हेल्प। तो ये जो हमारे हैं इसको मेनू बार कहते हैं। एंड देन वी हैव अ टूल बार, ये नीचे जो आ गया ये टूल बार है, ये शॉर्टकट टूल बार होते हैं, छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, जिसमें क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। और अब इसके लास्ट में स्टेटस बार, जो लास्ट बार है, उसमें आपको दो चीजें दिख रही है, एक है डेटा व्यू, एक है वेरिएबल व्यू। अभी जो हम इससे पहले देख रहे थे कि डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू, मींस डेटा व्यू क्या है, द प्लेस टू एंटर डेटा। मतलब अगर आप डेटा व्यू में जाते हैं तो मींस ये डेटा व्यू वाली विंडो है, इसमें आपको डेटा एंटर करना है। द प्लेस टू एंटर डेटा, कॉलम में वेरिएबल ऐड करोगे, रो में रिकॉर्ड्स ऐड करोगे। मींस इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर कॉलम्स आएगा, जो हमें ऊपर कॉलम्स लिखा है, उसमें हम वेरिएबल ऐड करेंगे। मींस सबसे पहले फर्स्ट में जैसे 1 नंबर लिखा है, तो उसमें हम क्या क्या हमें चाहिए, सब्जेक्ट, जेंडर, एज, टोटल स्कोर, ये लिखेंगे डेटा में। उसके बाद जो वेरिएबल व्यू है, द प्लेस टू एंटर वेरिएबल, उसमें हम वेरिएबल को एंटर करेंगे, और उसमें सारे वेरिएबल को लिखेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे उसको। तो ये जो फर्स्ट विंडो आती है, जिसमें डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू की बात कही है, अभी हम इसमें डायरेक्ट सबके क्या सभी के पास एसपीएसएस आपने है, लोड है क्या? एसपीएसएस आपके मोबाइल में आपने डाला हुआ है बेटा? यस सर। सर जो टेलीग्राम पे फाइल आई थी, आप उसी की बात कर रहे हैं, राइट? जी 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 जी। यस सर। उसमें लिंक है, आईबीएम वाला वो लिंक है, उससे आप सीधे इसको डाउनलोड, क्योंकि ऐसा है ना, थ्योरेटिकल, ये जब तक आप इसको मैन्युअली इसको अपने मोबाइल में या लैपटॉप या कंप्यूटर में इसको डाउनलोड कीजिए, जब तक इसकी विंडो में आप स्वयं एंट्री नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें थ्योरेटिकल में आज आपको बताऊंगा, वो 1-2 घंटे शाम तक आपके शायद वो साफ हो जाएगी। तो इसलिए इसको आप मतलब मस्ट है, जिनने नहीं किया है, ये उनके लिए कह रहा हूं मैं कि इसको जरूर कीजिए, क्योंकि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी, अब आप पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं और आपको इसको करना है, तो बिना इसके काम नहीं चलेगा। आपका डेटा कलेक्शन का वर्क है, ग्राफ भी आपने खींचने हैं, और इसमें जैसे ही शुरुआत आप करेंगे, इसको अपलोड कर लेंगे, तो उसके बाद जब धीरे धीरे इसमें वर्क करोगे तो एक एक स्टेप करके आते जाएगा। इसके मैनुअल्स
मैनुअल्स भी हैं, बाद में मैं आपको इसके मैनुअल्स भी शेयर कर दूंगा बुकलेट की फॉर्म में आपके। मैं कन्वीनर मैम को, मधुलता नयाल मैम को, और उनको मैं इसकी बुकलेट वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा SPSS से रिलेटेड, जिसको देख के वो फोटोस्टेट जेरोक्स आप लेके उससे विद इन बहुत इजीली उसमें समझाया गया है कि कैसे कैसे आपको इसको यूज करना है। सो डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू की हमने बात की। फिर यहाँ पे जो मेनू बार है हमारा शुरू में, डिफरेंट मेनू बार में हमारा फाइल, एडिट, व्यू, विंडो, हेल्प, तो ये सब में आपका यूज होता है। इसमें जो फाइल है, फाइल के अंदर मेनली ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, ये सब चीजें होती है। अगर आपने एक्सेल या अगर आप कंप्यूटर हैंडी है, मोबाइल में भी आपने अगर ऑफिस वाला किया है वर्क, चाहे विंडो, एक्सेल, उसी से रिलेटेड ये SPSS में भी होता है। मींस फर्स्ट मेनू बार है फाइल, स्टैंडर्ड ऑप्शन, इसके अंदर आप कोई फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपको प्रोग्राम से बाहर जाना है एग्जिट कर सकते हैं। तो ये फाइल मेनू में आता है। देन वी हैव एडिट मेनू। एडिट में वी हैव द स्टैंडर्ड कमांड। एडिट में जो हमारे कमांड्स होते हैं, दैट इज अनडू कमांड, रीडू कमांड, कट, कॉपी, पेस्ट। अगर आप फैमिलियर हो तो ये बड़ा इजी हो जाता है आपको कि कैसे आप कोई चीज डेटा को लिखना है, एंट्री करनी है, उसके बाद वही डेटा अगर रिपीट हो रहा है तो उसको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है आपने। फिर नेक्स्ट मेनू बार में अगला ऑप्शन है व्यू का। व्यू फॉर शोइंग और हाइडिंग टूल बार। मीन्स अगर आपको कोई टूल बार 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 आपका यूज हो रहा है, उसका आप शॉर्टकट बना सकते हैं, उसका आप फ्रंट में ला सकते हैं उस टूल बार को। डिस्प्लेइंग वैल्यू और देयर लेबल इन डेटा एडिटर। डेटा एडिटर में उसकी वैल्यूज आ जाती है। देन वी हैव विंडो ऑप्शन। विंडो ऑप्शन प्रोवाइड ऑप्शन फॉर स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट SPSS विंडो। अब एक साथ आपने, जैसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग प्रोग्राम हो सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ये आपका जो गूगल मीट है, इससे हम स्क्रीन भी शेयर कर ले रहे हैं और फोटो भी हमारी दिखाई दे रही है, और कोई कोई ऐसे भी कर सकते हैं साथ में आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं। तो डिफरेंट टास्क आप एट ए टाइम कर रहे हैं। डिफरेंट टास्क जो आप एट ए टाइम करते हैं तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। और विंडो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि डिफरेंट SPSS विंडोज में आप जंप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प फाइल। हम लोग ज्यादातर मेनू बार में हेल्प फाइल को नहीं देखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपने कि जो इसकी हेल्प फाइल में है उसमें कंप्लीट प्रोसेस, हाउ वी यूज द SPSS, ये पूरा दिया हुआ है, ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्प फाइल इसकी। देन वी हैव डेटा। डेटा इज यूज टू मैनिपुलेट द डेटा, शॉर्ट, मर्ज। अब आपने जो इसमें ऑप्शन है डेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि ज्यादातर चीजें हमारी डेटा में यहाँ पे होती हैं कि अगर आपको कोई डेटा शॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सबके नाम लिखने हैं आपने, या डेटा को मर्ज करना है, दो डेटा मर्ज मींस एक सेंटेंस आपने लिखा, जैसे आपने नेम लिखा, नेम के साथ एज को भी आप मर्ज करना चाहते हो, नाम के साथ ही एज आ जाए, तो कोई डेटा मर्ज करना चाहते हैं, शॉर्टिंग करना चाहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो उन सब में वी आर यूजिंग डेटा। देन तो ये डेटा ऑप्शन आप जब भी SPSS यूज करेंगे, फाइल वाला आपका यूज होगा जिसमें आप सेव करोगे, ओपन करोगे, क्लोज करोगे। दूसरा ये डेटा वाला ओपन होगा जिसमें आप सॉर्टिंग करोगे, जो मैं मिनिमम सिंपल वे में बता रहा हूं कि जो हर स्टूडेंट को आना भी चाहिए और वो यूज करेंगे। इसको फाइल वाला यूज करेंगे, देन डेटा यूज करेंगे जिसमें सॉर्टिंग करेंगे। देन ट्रांसफॉर्म है क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएबल। ये कम यूज होगा, लेकिन आगे हम इसको भी बताएंगे कि कैसे न्यू वेरिएबल को आप क्रिएट करेंगे। देन एनालाइज, जो मैं कह रहा था कि दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, इट इज अ हार्ट ऑफ SPSS। ये नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो हार्ट ऑफ SPSS क्या है? एनालाइज पार्ट है। एनालाइज में ही आपके, अगर एनालाइज को आप क्लिक करोगे, देखोगे, तो उसमें फ्रीक्वेंसी निकालना है किसी चीज की, उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आपका है पूरा, जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम, टी स्क्वायर, काई स्क्वायर, टी टेस्ट निकालना है, कोरिलेशन, रिग्रेशन,
सब चीजें एनालाइज में पार्ट में आएगी। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट, इट इज द हार्ट ऑफ एसपीएसएस। इसको आपको जरूर देखना है और इसको सीख के हमें सबकी एनालिसिस करनी है जो डेटा हम फीड करेंगे। देन वी हैव ग्राफ, हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स जो क्रिएट होते हैं। मींस आपने एनालाइज तो कर दिया, लेकिन क्या होता है, ग्राफ जो हम कहते हैं दैट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मींस जो हम प्लॉट करते हैं, जो हम ग्राफ करते हैं। अब अगर आप इंडिया, आजकल आईपीएल्स चल रहे हैं, इंडिया और इंग्लैंड का आप T20 मैच देखिए, तो एक आप मैच देखेंगे पूरे दिन भर का, और एक ही आपको एक स्लाइड में बताना है कौन जीता कौन हारा क्या हुआ, तो वो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दीजिए। हर ओवर में आप देखते हैं टीवी में भी ज्यादातर क्या है, एवरी ओवर के बाद, एवरी 10 ओवर के बाद पूरा ग्राफ आता है। इंग्लैंड के इतने रन थे 10 ओवर में, आज इंडिया के इतने रन है 10 ओवर में, फिर 10 से 20 ओवर, 20 से 30। तो ग्राफ क्या है, जो हमारी विजुअलिटी बढ़ाता है, हमें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि हाँ, ये ग्राफ से हम इजीली उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 1000 डेटा आपने एंट्री की है, 1000 डेटा देखना बड़ा टफ है, तो आप ग्राफ के माध्यम से आप ये कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि हमें 18 से 21 वर्ष की ही आयु वालों का डेटा देखना है, तो आपने 18 से 21 वाला सॉर्टिंग कर दी, उसके बाद उसको आपने डेटा को कन्वर्ट करके ग्राफ बना दिया, और ग्राफ से आपको इजीली आप प्लॉट्स कर सकते हैं। ग्राफ डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये भी हम आगे बताएंगे कि डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं, बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, इसके अलावा हिस्टोग्राम्स होते हैं, ये सब डिफरेंट टाइप के चार्ट्स और ग्राफ होते हैं। एंड उसके बाद एक अन्य जो आता है मेनू बार में, यूटिलिटीज। यूटिलिटीज इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल वेरिएबल। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल वेरिएबल की देनी है तो उसके लिए हम यूटिलिटीज यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि इट इज जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट, 2 डिफरेंट व्यूज हमने देखे इसमें। एडिटर कौन से, एक डेटा व्यू है जिसमें ये पहला वाला हमने डेटा व्यू है जिसमें हम डेटा एंटर करेंगे, एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल स्प्रेडशीट है। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल व्यू की। तो वेरिएबल व्यू में क्या आ गया, देखिए ऊपर, इसमें तो हमारा ऊपर कुछ नहीं आ रहा है, डेटा आप एंट्री करेंगे, सीधे वेरिएबल व्यू में जाएंगे। जब नीचे स्टेटस बार में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वेरिएबल व्यू में क्लिक करेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट में वेरिएबल में हमें ऊपर जो टॉप में है, अगर आप देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया, जैसे नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम, अलाइन, मेजर। तो ये फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जो डेटा आपने पहले लिखा है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो रिसर्च में क्या है, आपके डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ये हाईली इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है एसपीएसएस, जिसमें आप सारा वेरी पॉपुलर है, जिसमें आप सारा इसमें एनालिसिस पार्ट करते हैं। तो ये अगला जो है वेरिएबल व्यू में आप सारी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जो आप वेरिएबल व्यू में करेंगे, तो सबसे ऊपर जैसे नेम है, टाइप वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम आपने लिख दिया, सपोज आपने वेरिएबल नेम बाय डिफॉल्ट भी आ जाता है, अगर आपने एंट्री कर ली पहले वेरिएबल व्यू में, आप विंडो में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वेरिएबल का नाम आ जाता है। जैसे वो कैसे, वो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, VAR वेरिएबल, VAR का शॉर्ट फॉर्म VAR 0001 पहला वेरिएबल आ गया। अब ये वेरिएबल कैसा है, इसमें कैसी वैल्यू आएंगी, तो उसके बाद सेकंड है उसका टाइप क्या होगा, न्यूमरिक होगा। न्यूमरिक मतलब जिसमें नंबर आ सकते हैं, स्ट्रिंग मतलब जिसमें कैरेक्टर्स आ सकते हैं, न्यूमरिक होगा, कैरेक्टर्स होंगे, तो वो सब हमें मेंशन करने होते हैं। वेरिएबल नेम 64 बाइट्स का लंबा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फर्स्ट कैरेक्टर लेटर होना चाहिए और डिफरेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इस टाइप से ये डिफरेंट हमारे लेबल्स हमने इसमें यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं। अभी हम जो डेटा एंट्री करेंगे हम इसमें लिखेंगे, तो उसमें हम ईच एंड एवरी वेरिएबल का धीरे धीरे उसमें हम पुट करेंगे कि कैसे हमें एंट्री करनी है, न्यूमेरिकल डेटा है या डिस्क्रिप्शन वाला वेरिएबल वाला हमें यूज करना है। लेबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेबल्स का जो काफी मतलब लेबल्स में
डिस्कस करते हैं हम, समझ में नहीं आता है तो मींस अगर किसी चीज को लेबल्स में देना है, जैसे हमने सपोज एज ले ली, एज में सपोज हमने जेंडर ले लिया, जेंडर में हमने क्या लिखा, मेल और फीमेल, लेकिन अगर हम इसको 1 और 0 और 1 से डिनोट करना चाहें, मींस हम कुछ लेबल देना चाहते हैं उसे, जैसे हमने वैल्यू नीचे वाली टेबल में आप देखिए, हमने यहाँ पे वैल्यू 1 लिख दी और लेबल क्या दे दिया, मेल, मींस हमने 1 को मेल कह दिया, 2 को फीमेल कह दिया और इसको कंटिन्यू कर दिया, मींस ये हमने क्या किया, मेल, अब जहां जहां मेल होगा वहां वहां 1 डिस्प्ले होगा, तो ये हम लेबल हमने एक बना दिया इसको। यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं, हमने लेबल बना दिया एंड वी राइट हियर, मतलब कैसे अब हम एंट्री करेंगे डेटा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरिंग द डेटा। कोई पहले से इसमें जब आप SPSS इसको करेंगे तो कुछ इसमें प्री डिफाइंड फाइल्स भी है, पहले से ऑटोमेटिक इसमें जो डिफाइंड फाइल्स है वो भी आ रही हैं, इसमें कई फाइल्स इसमें आ रही हैं, जो पहले से सैंपल फाइल जिसको हम कहते हैं उसको भी आप ओपन कर सकते हो जिसमें डेटा है, या फिर मैनुअली आपको एंटर करना है तो आप डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू में डाके भी एंट्री कर सकते हैं, और या फिर आप एक्सेल फाइल से सीधे भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब बताया है कि कैसे कैसे आपको यूज करना है, जैसे आपने मैनुअली एंटर कर रहे हैं आप वेरिएबल व्यू में, तो जहां पे कॉलम है अब न्यूमेरिक है, वेरिएबल टाइप है ऊपर, मतलब आपने कैसा वेरिएबल लेना है, न्यूमेरिक लेना है, कॉमा लेना है, डॉट लेना है, अच्छा कोई डेट वाला करना है, मींस आपने जैसे पहले आपने एज लेनी है तो वो क्या हो जाएगा, एज आपने नंबर्स में आएगी तो वो न्यूमेरिक हो गया, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो डेट ऑफ बर्थ कैसा हो गया, अब वो न्यूमेरिक तो हो नहीं सकता, तो वो कौन सा होगा, उसमें हमें डेट में जाना पड़ेगा, या कोई साइंटिफिक नोटेशन आपको लेनी है तो उसमें हम एंट्री करेंगे। तो अभी इसके बाद जस्ट बात हम अब डायरेक्ट हम इसमें सीधे सीधे मैं एंट्री करके आपको बताऊंगा और उसके बाद आप इसको देखेंगे कि इसका वेरिएबल व्यू कैसे आता है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी, अच्छा हम कॉपी भी कर सकते हैं, मींस जब हम इसको कॉपी करेंगे तो इसको हम कॉपी करके और इसको हम सीधे भी ले सकते हैं, मींस अगर हमें एक्सेल से लेना है, अगर हमें डेटा एक्सेल से लेना है तो हम डायरेक्टली नहीं नहीं सर, हमारे स्पीकर शायद मीटिंग से लेफ्ट हो गए हैं, तो जैसे ही नेटवर्क उनका कनेक्शन होता है वो दोबारा से जुड़ेंगे और हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। आप लोग यहाँ पे बने रहिए। मैडम भी तो यूज करती हैं HPS। एक्चुअली जो हमारे स्पीकर हैं उनका नेटवर्क चला गया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिए और हम तुरंत ही आगे का जो लेक्चर है वो किसी हमारे SPSS के एक्सपर्ट से फिर से करवाते हैं, तो जल्दी ही हम कोशिश करते हैं कि आपसे फिर से जुड़ जाएं।
आपके एसपीसीएस के लेक्चर को आगे को हम जल्दी ही कंटिन्यू कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो हमारे जो भी स्पीकर आएंगे वो आपका आगे का इससे रिलेटेड आपको आगे की इंफॉर्मेशन देंगे। आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए, धैर्य रखिए। आपके लिए हमारे सामने दूसरे स्पीकर हमारे आ गए हैं, क्योंकि जिस जगह से हमारे स्पीकर जुड़े हुए थे वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया है। तो डॉक्टर उर्वशी आई थिंक मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर उर्वशी सर ने आपको शायद कहा होगा कि जहाँ से भी वो उन्होंने छोड़ा है उससे आगे को आप प्लीज हमारे स्टूडेंट्स को इस फील्ड में अपनी नॉलेज दें प्लीज। मैम सबसे पहले तो नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग मैम टू ऑल ऑफ यू। और मैम एक्चुअली मैं जस्ट जस्टिफाई करना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर गोविंद पाठक सर तो एक्सपर्ट हैं एसपीएसएस के, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना भी मुझसे हो पाए उतना बताने के लिए। तो मैम मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं मैम? बिल्कुल बिल्कुल। सर लगभग हमारे वेरिएबल व्यू और डाटा व्यू वहां तक पहुंच गए थे। जी 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 मैम। हाँ तो उससे आगे आप कर दीजिए। डेटा एंट्री तक उन्होंने बता दिया था मैम। अच्छा सर ने आपको एसपीएसएस बता दिया था? हाँ वहां तक डेटा एंट्री तक वहां तक वो पहुंच गए थे। मतलब एसपीएसएस में शो कर दिया था सर ने, या पीपीटी सर कह रहे थे मैंने पीपीटीज के थ्रू बताया है? हाँ पीपीटी आप वैसे बताते हैं तो और अच्छा। मैम मैं सीधे वो स्लाइड के थ्रू ही बता देती हूँ, मतलब मैं एसपीएसएस खोल के बता देती हूँ मैम। ओके ओके, ये तो अच्छी बात है, ये हमारे स्टूडेंट चाह भी रहे थे बल्कि। जी 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 मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल है? अभी तो नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही है? अभी देखिए मैं देख यहाँ रही से तो दिख रही है। अच्छा हो सकता है हमारे इसमें वीडियो हो रहा हो। हमें स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है मैम? स्क्रीन दिख रही है बेटा आप लोगों को सबको दिख रही है? हाँ हाँ बिल्कुल मैम। यस मैम। मैम तो मैं स्टार्ट हाँ करूँ? बिल्कुल दिखाई दे रही है और ये हाँ बिल्कुल सही। थैंक यू। ठीक है ओके वेलकम। गुड इवनिंग वंस अगेन। बेटा जब हम क्योंकि डॉक्टर गोविंद पाठक सर ऑलरेडी आपको बेसिक्स बता चुके हैं, ये है ओरिजिनल जो उस पे मैं वर्क कर रही हूँ वो है बेटा एसपीएसएस 16 वर्जन। हालांकि अगर आप एसपीएसएस 24 वर्जन भी है, अगर आप उस पे भी वर्क करेंगे तो सिमिलैरिटी सेम रहेगी। जब हम जैसे एक्सेल सीट खुलती है बेटा, जब हम एसपीएसएस खोलते हैं तो सिमिलरली हमारे सामने आप ये जो आपको दिख सकती है स्क्रीन बेटा, ये एग्जैक्टली वैसी होती है जैसे एक्सेल फाइल खुलती है। तो इसमें आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, देखिए डाउन बॉटम में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है एसपीएसएस डाटा एडिटर। दो विंडोज होती हैं एसपीएसएस की मेन बेटा, एक होती है एसपीएसएस डाटा एडिटर एंड द सेकेंड विंडो इज आउटपुट वियर। एज द नेम इंडिकेट्स डाटा एडिटर, डाटा एडिटर के अंतर्गत आप एडिट कर सकते हैं डाटा की एंट्री कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। जितना भी कुछ काम आपने डाटा से रिलेटेड करना है वो इसी विंडो में करना है जो कहलाई जाती है एसपीएसएस डाटा एडिटर। और जो हमारी दूसरी विंडो होती है वो होती है आउटपुट वियर, जहां पर हम अपने रिजल्ट देखते हैं। तो अगर आप नीचे बॉटम में देखें तो बेटा दो व्यू है, एक तो है डाटा व्यू और एक दूसरा मैंने क्लिक किया ये है वेरिएबल व्यू। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डाटा व्यू। जितने डाटा आपने फीड करना होता है, जितना भी डाटा आपने रिसर्च के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है, वो सब हम बेटा इस डाटा व्यू में करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 एवरी रो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स।
ये फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो आपने स्टडी में लिया है. द सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट द सेकेंड रिस्पोंडेंट. तो एवरी रो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स यू आर गोइंग टू टेक फॉर द स्टडी. एंड जब मैं रोज की बात करती हूँ, पर्टिकुलर रो रिप्रेजेंट बेटा द नंबर ऑफ वेरिएबल्स टेकन फॉर द स्टडी. आप अपने स्टडी में या रिसर्च प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं वो इंडिकेट होता है रोज के द्वारा. जैसे इसमें है वेरिएबल 1 होगा, वेरिएबल 2 होगा, वेरिएबल 3 है, वेरिएबल 4 है. जितना मैं लेना चाहूँ वो सब मुझे रोज वाइज कॉलम वाइज इंडिकेट होंगे. वेरिएबल्स रोज वाइज इंडिकेट होंगे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स. अब सेकेंड विंडो की तरफ जब हम चलेंगे तो वो है वेरिएबल व्यू. यहाँ पर आप अगर स्क्रीन में देख सकते हैं, ऊपर लिखा है नेम, टाइप, विद, डेसिमल्स, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन एंड मेजर. वेरिएबल व्यू ये बताता है कि हमारा जो वेरिएबल हम अपनी स्टडी में ले रहे हैं उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, आपके स्टडी में जो आप वेरिएबल ऑप्ट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है वेरिएबल व्यू के द्वारा. So basically if you want to see the detailed description of what all variables you are going to take in the study, then we will go for variable view. सबसे पहला जैसा आप देख रहे हैं बेटा ये होता है नेम. आपका जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, आप कौन कौन से वेरिएबल्स अपनी स्टडी में ले रहे हैं. सपोज सबसे पहला वेरिएबल, मैं एक्चुअली आप लोगों को स्क्रीन में नाम वाइज नहीं देख पा रही हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ इंटरैक्टिव ही कर लेती. चलिए पहला वेरिएबल, कोई भी माइक खोल के बता दीजिए कि पहला वेरिएबल क्या लें हम लोग. कोई भी वेरिएबल बताइए जो आप स्टडी में लेना चाहते हैं. मैम एज या क्या ले? कोई भी. सपोज आपने जैसा इन्होंने बोला कि एज ले लेते हैं. ठीक है बेटा, पहला वेरिएबल मैंने सिलेक्ट कर लिया एज. ये ओवर से बताने लगी. यस मैम. ठीक है, अब बेटा देखिए एज हमने पहला वेरिएबल वहां पे डाला. वेरिएबल व्यू में आप आराम से देखिएगा, एज मैंने यहाँ पर डाला और इधर डाटा व्यू में मेरा फर्स्ट वेरिएबल आ गया एज. यस मैम. यहाँ पर हम एज से रिलेटेड कितने पहले रिस्पोंडेंट की क्या एज है, दूसरे रिस्पोंडेंट की क्या एज है, थर्ड की क्या है, यहाँ पर मैं एंट्री कर सकती हूँ. ठीक है, दोबारा से मैं लौटती हूँ वेरिएबल व्यू में. अब आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेना है एसपीएसएस में काम करने से पहले. द फर्स्ट रूल फॉर राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल इज always the name of the variable should start with an alphabet. हमेशा जब आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो अल्फाबेट से ही शुरू होना चाहिए. फर्स्ट रूल इज दिस. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल में लिखें या फिर आप इसको स्मॉल लेटर में लिखें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज लिखती हूं तो दिस इज ऑल्सो जस्टिफाइड. पर अगर मैं 0 एज लिखती हूं, वेरिएबल नेम्स कंटेन एन इलीगल फर्स्ट कैरेक्टर, आप देख सकते हैं, और आपका रिजेक्ट हो गया. So the first rule for writing the name of the variable is that it should always start with the capital letter. जो सेकेंड रूल आपको समझना है कि जब आप नेम ऑफ द वेरिएबल लिखेंगे उसमें कभी भी स्पेस एंटर नहीं करेंगे. देखिए मैंने ए लिखा, उसके बाद स्पेस एंटर की और फिर जीई लिखा और मैं इसे एंटर करती हूँ तो इसने कहा वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर. तो जो हमारा सेकेंड रूल है कि जब आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसमें कहीं पर भी स्पेस यूज नहीं करेंगे. अगर आपको स्पेस देनी है तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. दिस इज द सेकेंड रूल फॉर राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल. जो थर्ड रूल आपको याद रखना है कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते जब आप नेम ऑफ द वेरिएबल को लिख रहे हैं. और जो लास्ट रूल है कि अगर आपको नेम ऑफ वेरिएबल देना है तो जो भी आप नेम ऑफ वेरिएबल लें वो यूनिक होना चाहिए. मतलब कि 2 वेरिएबल्स अगर
आपस में सेम हो तो जो बाद में रिजल्ट एनालाइज होगा तो आप ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस वेरिएबल के रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। तो मेक श्योर दैट व्हाटएवर नेम यू आर चूजिंग फॉर योर वेरिएबल दैट शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड यूनिक। उसे यूनिक होना चाहिए, उसे दूसरे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ताकि बाद में जब एनालिसिस करें तब कोई प्रॉब्लम ना आए। एक जो लास्ट चीज आपको याद रखनी है, जब आप वेरिएबल्स को नेम करेंगे, नेम करते वक्त जो कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आप नेम कर सकते हैं वो 64 कैरेक्टर्स तक इसका नाम आप लिख सकते हैं। ये है जब हम नेम ऑफ द वेरिएबल को करते हैं। तो हमारे 4 रूल्स हो गए मेनली। फर्स्ट, जब भी हम किसी वेरिएबल को नेम करेंगे तो वो हमेशा हम अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसको स्मॉल कैप से स्टार्ट करें कि हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। सेकेंड, कभी भी आप न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड, आप कभी भी बीच में स्पेस नहीं यूज करेंगे। अगर आपको स्पेस यूज करना भी है तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे। आप स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज करेंगे इन बिटवीन। और लास्ट, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितना आप लिख सकते हैं नेम के अंतर्गत वो होता है बेटा 64। अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड वेरिएबल हमने ले लिया, जैसे फर्स्ट वेरिएबल एज का, सेकेंड वेरिएबल सपोज हमने ले लिया हाइट। सिमिलरली थर्ड वेरिएबल मैंने ले लिया वेट, और फोर्थ वेरिएबल ले लिया मैंने आईडी। रैंडमली ले लिया, मैं आप ही लोगों पे काम कर रही हूँ, आप स्टूडेंट्स पे काम कर रही हूँ सपोज। तो आप लोग की एक स्पेसिफिक आईडी है, आपकी वेट है, हाइट है, एज है, ये मैंने 4 वेरिएबल्स ले लिए। तो इधर मेरे पास 4 वेरिएबल्स आ गए जिन पे मैं काम करूंगी। एज है मेरे पास, हाइट है, वेट है, आईडी। यहां पर आप डाटा फीड इन करेंगे। अब हम नेम के बाद जाएंगे लेबल। अगर आपका वेरिएबल आपने स्पेसिफिक लिया है लेकिन आपको लगता है कि 64 कैरेक्टर्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, तो लेबल में हम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने जो नेम ऑफ द वेरिएबल होता है। वेरिएबल का अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना होता है तो हम लेबल में जाके देते हैं, ताकि जब हमारे रिजल्ट्स आए और अगर कभी हमें लगे कि हमने ये क्यों लिया था तो हम लेबल में जाकर चेक कर सकते हैं कि हमने इस वेरिएबल का नाम हमने एज क्यों रखा था, या एज में और क्या स्पेसिफिकेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देती हूँ एज ऑफ हायर एजुकेशन स्टूडेंट। तो ये मेरा लेबल हो गया, मुझे क्लियर हो गया मैंने एज क्यों की ली है, वो ली है जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स में, जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। तो दिस इज इट। सिमिलरली अगर मैं हाइट की बात करूं, मुझे लेबल करना है तो मैं ये करूंगी कि मैं हाइट इस वक्त इंचेस में ले रही हूँ या फिर सेंटीमीटर्स में ले रही हूँ, किसी में भी ले रही हूँ, ये स्पेसिफाई कर दिया। और वेट का भी मैंने डिस्क्रिप्शन देना है तो मैंने कहा वेट इन केजीज देना है। और आईडी। अब एक चीज का ध्यान रखें, लेबल देना कोई जरूरी नहीं है हमेशा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए अपने वेरिएबल का तभी आप लेबल लिखेंगे, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आईडी मुझे चाहिए तो मुझे ये चाहिए कि आईडी आप फुलफिल करें कि ये आइडेंटिटी कार्ड होता है जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी आप लोगों को देती है या कोई भी हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी आप लोगों को देती है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि जब हम लेबल की बात करते हैं तो लेबल इज एक्चुअली द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरिएबल। नेक्स्ट जो हम मूव करते हैं इज टाइप में। आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम टाइप की बात करते हैं तो टाइप, अगर मैं राइट क्लिक यहाँ पे करती हूँ तो टाइप आपको बताता है कि जो वेरिएबल आपने चूज किया है वो किस तरीका का है। What sort of variable are you including in the study will be illustrated through this type. Are you going to use, क्या आप न्यूमेरिक यूज कर रहे हैं, क्या आप कॉमा यूज कर रहे हैं, क्या आपको साइंटिफिक नोटेशन चाहिए, डॉलर चाहिए, कस्टम करेंसी चाहिए या फिर स्ट्रिंग चाहिए। तो आपका वेरिएबल किस टाइप का है ये स्पेसिफाई करता है आपका वेरिएबल टाइप। जनरली स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं टाइप की तो या तो हम न्यूमेरिक के पे काम करते हैं या फिर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं। जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो न्यूमेरिक, और जब हमें नेम स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा तो हम
स्ट्रिंग की बात करते हैं। यहाँ पे एज है तो एज मेरा न्यूमेरिक होगा, तो मैंने इसे ओके कर दिया। सिमिलरली अगर मैं सेकंड टाइप में आपको दिखाऊं तो हाइट भी मेरी न्यूमेरिक होगी, तो मैंने इसे न्यूमेरिक करके ओके कर दिया। इसकी जगह पर अगर मैंने नेम लिखा होता, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर नेम लिखा होता, तो बट ऑब्वियस नेम में राधा या श्याम या कुछ भी होता तो मैं वहां पर स्ट्रिंग लिखती। पर क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको अपनी लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कभी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि नेम के थ्रू हम एनालाइज ना करें। सिमिलरली वेट भी आपका नंबर में होगा, तो टाइप चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, वो न्यूमेरिक ही रहेगा। और आईडी भी नंबर वाइज होगा, तो वो भी हमारा न्यूमेरिक होगा। थर्ड कॉलम जो होता है बेटा, वो होता है विद। विद ये होता है कि जो आपका डाटा है वेरिएबल का, वो कितने कैरेक्टर्स का होगा। बाय डिफॉल्ट इसको 8 माना जाता है और ये सफिशिएंट होता है, क्योंकि इससे ज्यादा जो होता है, जब सिक्योरिटी कोडिंग्स पे हम काम करते हैं तभी हमें इतने ज्यादा बड़े नंबर पे काम करना होता है। अदरवाइज 3 डिजिट या 4 डिजिट तक हमारा विड्थ ऑफ द कैरेक्टर सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा डेसिमल्स। जब हम एज की बात करते हैं तो एज डेसिमल्स में जनरली हमें जरूरत नहीं है, हम फिक्स ले लेते हैं या डेसिमल में भी ले सकते हैं। आपका आंसर 2 डेसिमल तक रखना चाहते हैं, 3 डेसिमल तक रखना चाहते हैं, 1 तक रखना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं इसमें एक और वेरिएबल यूज कर लेती हूँ, दैट इज जेंडर। जेंडर मैंने यहाँ पर यूज किया, तो जेंडर में मैं बेसिकली डेसिमल्स में मैंने कहा कि मुझे एज में 2 डेसिमल्स पे कर सकती हूँ, हाइट 2 डेसिमल तक करती हूँ, वेट 2 डेसिमल तक करती हूँ, आईडी 2 नंबर तक। आईडी में मुझे कोई डेसिमल की जरूरत नहीं है, फिक्स नंबर हो सकता है मेरा, तो मैंने इसको 0 कर दिया। और जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो मुझे इसमें भी कोई डेसिमल्स की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको भी 0 कर दिया। दिस इज की आपका जो आंसर आपको चाहिए वो कितने डेसिमल्स तक चाहिए। तो हाइट में मुझे 2 नंबर्स तक डेसिमल चाहिए, वेट में 2 डेसिमल्स तक चाहिए, एज भी मैं कहती हूँ मैं स्पेसिफिक ही ले लूंगी, तो मैं इसको भी 0 कर देती हूँ। नो नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम जिस पे आपको ध्यान रखना है, दैट इज वैल्यूज। आपके वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या हैं। नाउ जब हम अपनी स्टडी में ऐसे वेरिएबल्स इंक्लूड करते हैं जहां हमें लगता है कि हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कौन सा नंबर किसे इंडिकेट कर रहा है, देन वी वांट दिस कॉलम दैट इज वैल्यू। एज हमारी स्पेसिफिक होगी, हाइट स्पेसिफिक होगा, चाहे वो फीमेल के लिए हो चाहे मेल के लिए हो, वेट स्पेसिफिक होगा, आईडी स्पेसिफिक। लेकिन जब आप जेंडर की बात करेंगे, जेंडर में आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप मेल किसे ले रहे हैं और फीमेल किसे ले रहे हैं। तो इधर जैसे ही मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया वैल्यूज में जाकर, तो वैल्यूज सपोज 1 में लेती हूं मेल के लिए, ऐड करती हूं, और 2 में लेती हूं फीमेल के लिए, इसको भी ऐड करती हूं, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ओके करने से पहले ये मैंने इसको ओके किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आ गया मेल के लिए और 2 आ गया फीमेल। दोबारा ध्यान दीजिए, जब हम ऐसे वेरिएबल्स को यूज करते हैं जिसमें हमें कैटेगरीज यूज करनी पड़ती है, जिसमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम किस वैल्यू के लिए किस वेरिएबल को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि जेंडर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मेल और फीमेल, तो इसमें मैंने वैल्यू 1 ले ली मेल के लिए और 2 ले ली फीमेल के लिए। यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं 1 ही वैल्यू लूं मेल के लिए, मैं 0 लेती हूँ मेल के लिए, पर ये करेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ऐड कर दिया, तो या तो मैं पहले इसे कैंसिल करूंगी तब होगा, अदरवाइज ये यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा। इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं बेटा, नेचर ऑफ हाउस, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि वैल्यूज वाला कॉलम पे आएंगे। तो अगर हम नेचर ऑफ हाउस आ रहे हैं तो वैल्यू 0 रखती हूं मैं पक्का हाउस के लिए, इसको ऐड कर देती हूं। 1 रखती हूं कच्चा के लिए, इसको ऐड कर देती हूं, और 2 रखती हूं
मिक्स्ड हाउस के लिए, मिक्स्ड। तो हमारी ये हो गई 0, 1 और 2। ये कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स की 0 ही लूं, मैं यहाँ पे 1 भी ले सकती थी, यहाँ पे 2 भी ले सकती थी, यहाँ पे 3 भी ले सकती थी, और मैंने इसे ओके कर। तो यहाँ पर मुझे क्लियर हो गया कि मेरा 0, 1, 2 क्या है। तो जब आप अपनी स्टडी में ऐसे वेरिएबल्स लेते हैं जिसमें आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप किस वेरिएबल्स के अंतर्गत कौन सी वैल्यू कौन से वेरिएबल को सिग्निफाई करेगा, तब हमें ये कॉलम की जरूरत होती है। हाइट में एज सच हमें कोई डिफाइन नहीं करना, तो हम इस कॉलम में वैल्यूज को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट कॉलम हमारा होता है वो मिसिंग का होता है। ये जो आपकी वैल्यू लेबल्स है मिसिंग, ये जनरली अभी आपके क्लियर नहीं होगा। जब हम एनालाइज करते हैं और जब हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोगों को पता है कि रिस्पोंडेंट्स हमें हर क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। तो आपकी भी रिसर्च का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें जिसके आपको रिस्पोंडेंट्स के आंसर नहीं मिलेंगे वो मिसिंग केसेस में आएगा। लेकिन ये जब हम एनालाइज करेंगे तब हम वहां पर देख पाते हैं कि अगर हमारे पास 20 रिस्पोंडेंट्स थे तो 20 में से 18 ने तो रिस्पॉन्ड किया और 2 मिसिंग केस हुए, इसका मतलब 2 लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट की अगर वैल्यू लेबल की हम बात करें वो होता है कॉलम। ये स्टूडेंट्स डिसाइड करता है कि आप कॉलम की कितनी विद चाहते हैं। सपोज मैंने इसे किया, मैंने इसे 11 कर दिया। मुझे जो एज वाला कॉलम है या इसे मैं कम कर देती हूँ, एज बड़ा नहीं होगा, मैंने इसे कहा 5 करती हूँ। और जो हाइट है इसको मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, 7 रहने दिया। और आईजी के लिए भी मैंने स्पेस कम कर दी, 3 कर दी। जैसे आपके हिसाब से अगर आपको कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो ये ऑटोमेटिक। अब इसको कैसे देखेंगे, वापस जाते हैं बेटा डेटा व्यू में, तो देखिए आपके कॉलम चेंज हो गए। वेट आपने कम किया था, छोटा हो गया, आपने आईजी बढ़ाया, ये बढ़ाया हाइट, तो आप ये देख सकते हैं कि जो चेंजेस आप वहां करेंगे वो चेंजेस यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एज सच जो कॉलम की विड्थ है जनरली ये आपको तब यूज करनी पड़ती है, अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट है वो 8 है और दैट वुड बी सफिशिएंट। नेक्स्ट जो कॉलम है दैट वुड इंडिकेट द अलाइनमेंट। आपको अलाइनमेंट कौन सा चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, सेंटर चाहिए। मतलब कि अगेन आप डाटा व्यू में जाएंगे, सपोज इसका बाय डिफॉल्ट है, मैं लेफ्ट ले लेती हूँ और इसका भी लेफ्ट ले लेती हूँ। तो किस तरह का आपको अलाइनमेंट चाहिए जो आप वैल्यूज फीड करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर होगा। जैसे मैं डाटा व्यू में जाऊंगी, यहाँ पर क्योंकि मैंने वैल्यूज असाइन नहीं करी हैं, सपोज मैं वैल्यूज असाइन करती हूँ, 12 है, 13 है, आप देखते जाएंगे कहाँ को शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट साइड को, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा तो मेरा पहला अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है। आप थर्ड कॉलम वेट पे चलिए, वेट की बात करते हैं तो वेट में पहले वाले का 34, तो आप ध्यान आराम से देखिएगा कि सबकी एंट्रीज, ये कॉलम की हाइट जो है वो कम है, इसीलिए जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ई में आ जाता है। दिस इज अ कंप्यूटर एरर। अगर आप इसकी पहले तो हाइट बढ़ा दीजिए, वेट वाले की विड्थ बढ़ा दीजिए, 7 आपने बढ़ा दी और इसे ओके किया। अब इधर जाके देखते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपका बढ़ गया। तो आपने देखा कि एज में मैंने अलाइनमेंट लेफ्ट साइड लिया है तो लेफ्ट हो गए सारे जितने भी एंट्रीज की हैं, और वेट में मैंने राइट हैंड साइड लिया है तो सारी एंट्रीज राइट हैंड साइड हो गई। जबकि हाइट में देखते हैं कहाँ पे हमने अलाइनमेंट लिया है, हाइट में सपोज 34, देखिए इसमें भी राइट हैंड साइड है। आईजी में कहाँ पर है, 1 है आईजी, अगेन लेफ्ट हैंड साइड है। जेंडर, जेंडर आपने 1, 2, तो ये जिस हिसाब से आपने अलाइनमेंट लिया है उस हिसाब से आपकी एंट्रीज यहां पर शो होंगी। नॉर्मल सेंस हम लोग हमेशा अलाइनमेंट सेंटर भी रख सकते हैं या फिर राइट भी रख सकते हैं। लास्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू लेबल्स होता है वो होता है स्केल। स्केल यहाँ पर होता है, जैसे कि आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है। यहाँ पर नॉमिनल की बात करेंगे, जैसे कि नेम है या वैल्यू स्पेसिफिक है तो वो आ जाएगा नेम।
अगर आप इंटरवल या फिर रेशियो की बात करेंगे तो वो स्केल होगा। जैसे मैथ्स में इंटरवल और रेशियो अलग अलग स्केल्स होते हैं, लेकिन जब हम एसपीएसएस में देखते हैं तो हमारा जो स्केल होता है वो एक ही में आ जाता है। इंटरवल और रेशियो दोनों एक ही में इंक्लूड हो जाते हैं और वो होते हैं स्केल में। और जब हम कभी अपने ऑर्डर की बात करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर किसी ऑर्डर में आपको डाटा देना होता है, तो वो आ जाता है आपका ऑर्डिनल में। ये सब है स्पेसिफिक आपकी वैल्यू लेबल्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि आपके जो वैल्यूज है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टार्टिंग में जब आपने नेम कर दिया वेरिएबल को, फिर आपने बता दिया कि कौन सा टाइप है, न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है, दोनों हम मेनली वो यूज करते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है, लेबल आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता है। फिर आपको मेन चीज है वैल्यू लेबल्स को देखना है कि वैल्यू लेबल्स में आपने जो जेंडर लिया है या जो भी वेरिएबल लिया है वो स्पेसिफिक क्या इंडिकेट करता है। आपकी स्पेसिफिक वैल्यू मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए है क्या है, तो अलग अलग वैल्यूज आपको यहाँ पर शो करनी है। नेक्स्ट आपको इसके बाद इसमें देखना है कि आपने कौन सा स्केल यूज करना है। आपने नॉमिनल यूज करना है कि आपने रेशियो यूज करना है कि आपने ऑर्डिनल यूज करना है। ये बेसिकली होता है जब हम बात करते हैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स की। अब इधर हम लोग चलते हैं डाटा व्यू की तरफ। अब इधर हम लोग क्या करते हैं, अपना डाटा फीड इन करते हैं। चलिए रैंडमली बताइए, एज अगर 12 है, 13, हाइट बताइए। हाइट सपोज हम ले लेते हैं 45, कुछ भी ले सकते हैं आप, 37। सिमिलरली हमने वेट भी ले लिया। मैं रैंडमली कोई भी डाटा फीड कर ले रही हूँ, अभी रिजल्ट्स पे हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे। ये हमने डाटा फीड कर लिया। जो हमारा फर्स्ट है वो एज है, रिस्पोंडेंट 1 का, 2 का, 3। वेरिएबल्स हमारी जो स्टडी में यूज है वो एज, हाइट, वेट, आईडी, जेंडर और टाइप ऑफ हाउस है। अपनी स्टडी के हिसाब से ही हम लोग टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिसाइड करेंगे और इस तरह से रैंडमाइजेशन नहीं होती। स्टूडेंट्स जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं तो जो क्वेश्चनर हम लोग बनाते हैं उसमें स्टेप वाइज क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हम वेरिएबल सिलेक्ट करते हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। जैसे नेम हमने किया, फिर एज किया, फिर हमने जेंडर किया, फिर उसका ऑक्यूपेशन किया, फिर उसके बाद कम्युनिटी फैसिलिटीज में बात करी कि हाउस है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है कि नहीं। तो इस हिसाब से आपके वेरिएबल्स भी डिसाइड होते हैं ताकि जो आपको रिजल्ट मिले वो भी रैंडमनाइज्ड ऑर्डर में ना मिले, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मिले। इसीलिए जब हम डाटा एंट्री करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चनर फ्रेम होता है उसी से ही हम डाटा एंट्री करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को यूज करके। स्टूडेंट्स अब इतना क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जितनी लेबलिंग की है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, ऑल क्लियर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज जब हम बात करते हैं इधर डेटा व्यू की, तो अब हम नेक्स्ट चीज यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप नीचे जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो दो है, सॉर्ट असेंडिंग या सॉर्ट डिसेंडिंग। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए तो मैं यहाँ से डाटा की सॉर्टिंग कर सकती हूँ। यस मैम, आपके इज दिस ओके? यस मैम। अगर हमें डाटा सॉर्ट करना है तो हम डायरेक्टली यहीं से राइट क्लिक से करेंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा क्योंकि डाटा मैंने आपको बताया कि रैंडमाइज्ड है, अभी हम लोगों ने स्पेसिफिक नहीं लिया है क्योंकि मैंने अपने मन से भरा है। तो मे बी देयर आर एरर्स व्हेन आई टॉक अबाउट द आउटपुट विंडो। ओके।
ये आप देख सकते हैं, दोनों में मैंने ऑर्डर आपको अरेंज करके दिखाया है। जो अभी जैसी पॉप आउट विंडो हो रही थी, वो ही विंडो कहलाई जाती है आउटपुट व्यूअर, जहां पर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जो डाटा आप एंट्री करते हैं उसके रिजल्ट्स आपको कहाँ मिलते हैं? आउटपुट व्यूअर में मिलते हैं। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर है ये सब वैल्यू लेबल्स हैं जिनके द्वारा आप यूज करके काम कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल है, अगर आपको डाटा को सेव करना है तो या तो सिंपली सेव कीजिए या सेव एज कीजिए डाटा और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। फाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकेंड ऑप्शन है आपका, अगर आपको कोई वेरिएबल ऐड करना है तो इंसर्ट वेरिएबल करेंगे और आपका वेरिएबल इंसर्ट हो जाएगा या फिर कॉलम आपका ऐड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर किया तो आपका एक वेरिएबल यहाँ पर ऐड होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीच में आपको वेरिएबल स्पेसिफाई की जरूरत पड़ रही है, आपकी स्टडी में वेरिएबल्स कम हो रहे हैं, तो आप सीधे सीधे एडिट में जाएंगे, वहीं से इंसर्ट करेंगे और आपका हो जाएगा। इसी के ऑप्शन यहाँ पर है कि आप इस तरह से सिमिलरली केसेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, रिस्पॉन्डेंट्स भी ऐड कर सकते हैं और वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है व्यू, अगर आपको फर्दर अपने वेरिएबल्स चेक करने हैं, ये व्यू के लिए है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट केस देखना है वो होता है यहाँ पर कि एनालाइज। एनालाइज के मेथड से ये आपको क्लियर हो जाता है कि आप क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आप फ्रीक्वेंसीज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्रॉस टैब, सिमिलरली टेबल्स। तो जितने सारे एसपीएस के अंतर्गत हम लोग जितने भी इवैल्यूएटिव मेथड्स पढ़ते हैं या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मेथड्स पढ़ते हैं, वो सब आप इसके अंदर स्पेसिफाइड होते हैं, चाहे वो पैरामेट्रिक हो, चाहे नॉन पैरामेट्रिक हो, चाहे वो मिक्स मॉडल हो, चाहे कोरिलेशन हो, चाहे रिग्रेशन हो, लॉजिक, तो ये सारे एनालाइज के थ्रू मिलते हैं। नेक्स्ट जो आपका कॉलम होता है वो कॉलम होता है ग्राफ्स का। जैसे कि आपको सर ने भी स्टार्टिंग में बताया होगा कि बेस्ट पार्ट एसपीएसएस का ये है कि आपको आउटपुट में अपने आप ही रिजल्ट्स के साथ साथ ग्राफ्स बने बनाए मिलते हैं। आपको एमएस वर्ड की तरह अलग से ग्राफ्स बनाने नहीं पड़ते। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे ग्राफ्स आ जाएंगे और वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है जब हम रन करेंगे। तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप कौन सा ग्राफ लें, बार ग्राफ लें, चार्ट ग्राफ लें, कौन सा ग्राफ लें। ये इसमें डिफरेंट ग्राफ्स आपके सामने आ जाते हैं, पाई चार्ट भी आ जाता है। क्योंकि हमारा डाटा सफिशिएंट अभी नहीं है, जैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, एरिया ग्राफ, स्कैटर प्लॉट करना चाहते हैं, हिस्टोग्राम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब आपके पास ऑप्शंस में आता है। ये वेरिएबल्स का, अब यहाँ से अगर आपने वेरिएबल का कोई स्पेसिफिक नाम देना है तो आप यहाँ पे भी जाके डबल क्लिक करके वेरिएबल्स का नाम भी आप यहाँ पे चेंज करके चूज भी कर सकते हैं। डबल क्लिक वहां पे दिस वॉज कि ये आपका क्लियर हुआ कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चनर से डाटा एंट्री करते हैं और डाटा एंट्री के बाद कैसे आप डाटा को सेव भी कर सकते हैं। और फाइनली इसके बाद जब हम मूव करते हैं वो होता है एनालिसिस पोर्शन। ठीक है, एनालिसिस पोर्शन मूव करने से पहले आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप जो ये वेरिएबल्स ले रहे हैं they should be in a systemized manner as well as your data should be in systemized manner, otherwise you will not get the desired results। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस वाले पार्ट में फिर हमें डाटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा किसी स्पेसिफाइड क्वेश्चनर से। ऑल क्लियर मैम। सब क्लियर है?
ये क्लियर है या ऑल क्लियर है कि मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया? यस मैम, नहीं क्लियर। क्लियर। आया समझ में। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप क्या है कि बेटा नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना कि यहाँ से मैं एनालाइज की तरफ मूव करूं और जैसे डिस्क्रिप्टिव में आपको दिखा रही हूँ जैसे फ्रीक्वेंसीज की तरफ मूव करूं, ठीक है। फिर बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इस वक्त जो मैंने आपसे रैंडमली पूछा कि मैं कौन सा वेरिएबल लूं और कौन सा नेम डालूं, तो अगर आपको जब भी इसकी डाटा एंट्री करनी पड़ती है तो अलोंग विद दैट यू हैव टू टेक अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर, और स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनर के बाद ही आप लोग टैबुलेशन पोर्शन में जाते हैं। पर क्योंकि मैं आज आपको बेसिक बता देती हूँ कि किस तरह से हम एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करने के लिए ये डाटा आपने फीड कर दिया बेटा। इस डाटा में मेन चीज आप ये ध्यान रखेंगे, नेम सही रहे, आपका टाइप सही रहे, विद एज सच डिफॉल्ट काफी होता है, और आपका जो वैल्यूज है वो आप स्पेसिफाई करें। तो फिर हम एनालाइज करने के लिए जो हमारा ऑप्शन एनालाइज है उसमें जाते हैं। मैं आपको बेसिक दिखाती हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पहला तो होता है फ्रीक्वेंसीज और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव्स। अगर मैं जाती हूँ डिस्क्रिप्टिव्स में, डिस्क्रिप्टिव में अब मुझे यहाँ पर देखना है, आप ये कॉलम देख सकते हैं और ये है वेरिएबल्स। आपको कौन कौन से वेरिएबल्स के बीच में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगानी है, कौन कौन से वेरिएबल्स आपको यूटिलाइज करने हैं जिनको आप एनालाइज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। तो मैं ये देखती हूँ कि मैंने हाइट ले लिया, या तो यहाँ पर डबल क्लिक करें बेटा, तो ये है। अब ये इधर रिवर्स एरर इसलिए आ गया है क्योंकि आपका एक वेरिएबल हाइट में यहां से इस कॉलम में आ गया है। सिमिलरली मैं वेट को भी ले लेती हूँ और जेंडर को भी ले लेती हूँ और हाउस को भी ले लेती हूँ। ये मैंने लिए वेरिएबल्स जो मुझे चाहिए। बाकी मैंने कहा इन लोगों को मैं अभी छोड़ देती हूँ या इन वेरिएबल्स को का मैं काम नहीं करती। फिर मैं ऑप्शंस में जाती हूँ और मैं देखती हूँ मुझे करना क्या है। मैं कहती हूँ मैंने मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम रेंज निकालनी है, रेंज भी निकाल लेती हूँ, वेरिएंस भी निकाल लेती हूँ, इतना रखती हूँ। किस में ऑर्डर चाहिए, अल्फाबेट में चाहिए, वेरिएबल लिस्ट में चाहिए, हम कहते हैं वेरिएबल लिस्ट में ही चाहिए अभी हमें ऑर्डर, और इसे कंटिन्यू कर देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। ये बेटा आपका डिस्क्रिप्टिव केसेस आ गया मेरे पास कि जो रिजल्ट आ गया। Again, I am repeating that I am not sure about the data that we are carrying. So this time it will not give you valid results. क्योंकि आप मुझे देख सकते हैं जब मैंने एंट्री करी थी तो ये भी देखा था कि मेरा जो वेट होगा वो केजीज में होगा और जो हाइट होगी वो सेंटीमीटर्स में होगी। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी दैट ऑलवेज fill the data through standardized questionnaire format and please fill the data by seeing the values that you acquire through questionnaire. इसको डिटेल में जाए बेटा। डिस्क्रिप्टिव ने मुझे बताया कि ये मेरी स्टडी थी, वैलिड केस 5 थे, एन नंबर था, रेंज 13 आया, मैक्सिमम रेंज 32 थी, मिनिमम 32 थी, मैक्सिमम 45 थी, मीन ये निकला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकला है और रेंज हमारा 24.7 हमारा निकला है। इसी तरह से वेट में हमें पता है मिनिमम हमारा इतना था, मैक्सिमम इतना था, मीन हमारा वेट का निकला 33.4, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना था और वेरिएंस हमारा इतना था। फीमेल्स के केस में, जेंडर के केस में हमने देखा कि मेल्स 1 था हमारा और मैक्सिमम फीमेल्स के केस में आया है, मीन इतना आया है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा इतना आया है। नंबर ऑफ हाउसेस का देखें तो मैक्सिमम हाउसेस हमारे जो आए हैं वो पक्का हाउस आए जो रेंज में आए हैं और मैक्सिमम जो आया था वो 2 आया था। देखिए अगर आपका डाटा क्लियर नहीं होता तो फिर जो ये आंसर्स आते हैं ये भी आपके वेग आते हैं, पर क्योंकि आपको मैंने ये बताना था कि किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मेट करके दिखाया। अब क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं? अगर यस कर दूंगी तो यही डाटा सेव हो जाएगा। मैम आप जो रिजल्ट पढ़ रही हैं आउटपुट में, तो आउटपुट स्क्रीन में नहीं दिख रहा है हमें। अच्छा, आप लोग को आउटपुट रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है? नहीं मैम, वेरिएबल व्यू दिख रहा है। ये मैं चिट बना दी है, इसकी एक कॉपी आप चाहेंगे तो मेल कर देना, नहीं तो कल कर देना, कल मैं इसको रजिस्टर कर दूँ। ठीक, मैं चलूँ जी। ये बेटा ये एनालाइज जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में की बात कर रहे हैं। यहाँ तक आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है? यस मैम, ये दिख रहा है। फ्रीक्वेंसीज में गए, ठीक है, इसमें भी चले जाइए, डिस्क्रिप्टिव में चले जाइए, डिस्क्रिप्टिव में गए। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस यस मैम। ये दिख रहा है बेटा? यस
यस मैम, यहाँ से हमने जो वैल्यूज वेरिएबल यहाँ पे लिया है ये भी दिख रहा है, यस मैम, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएबल्स थे और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एक और कर लिया, आपने करा तो मैंने एक और वापस कर दिया, वापस मैंने भेज दिया एक आईडी कार्ड। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हम लोग इधर भी कर सकते हैं उधर भी कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए था, मैंने 3 कर दिए थे वेरिएबल्स, पहले 4 सिलेक्ट किए थे, अब 3 सिलेक्ट कर लिए। इतना क्लियर है स्टूडेंट? इतना सबको क्लियर है? अब हम ऑप्शंस में जाते हैं। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस नहीं चाहिए, रेंज भी नहीं चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए और मीन चाहिए। कुछ भी ले सकते हैं आप, कर्टोसिस स्क्यूनेस भी ले सकते हैं। अब मैंने कंटिन्यू किया और यहां पर मैंने ओके किया। अब आपको ये स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही? नो मैम, ये स्क्रीन आउटपुट वाली विजिबल नहीं हो रही है आप लोगों को? नो मैम, डाटा एडिटर ही विजिबल है अभी तक। एक्चुअली क्या है, ये स्क्रीन इसलिए विजिबल नहीं होगी आपको क्योंकि मैंने अपनी मेन स्क्रीन यूज की है ना। एक सेकेंड बेटा, दूसरा अगर हो पाएगा तो नहीं दिख रही मैम। फिर बेटा मेन स्क्रीन चले जाए, वो स्टॉप प्रेजेंटिंग में फिर मेन स्क्रीन हट जाएगी बेटा। ये एक्चुअली जो हम ऑनलाइन जब हम करते हैं, मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। जब हम ऑनलाइन करते हैं तो जब हम एनालाइज करते हैं बेटा, जैसे मैंने इसको मिनिमाइज किया, जब हम इसमें वर्क करते हैं बेटा तो ये नेक्स्ट विंडो में खुलती है और जो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं वो हमारी वो विंडो होती है जो मेन विंडो पे हम काम कर रहे हैं। पर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ये आपको दिख जाए। आप लोग को अब मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? नो मैम, मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है? नो मैम, मैम ब्लैक स्क्रीन विजिबल है। अभी ब्लैक स्क्रीन है। बेटा हो सकता है क्या है? बेटा आप स्क्रीन दिखी? यस बेटा मैम, क्या दिख रहा है स्क्रीन में बेटा अभी? क्या मैम हाँ, वेरिएबल व्यू। कोई डाटा एडिटर ही दिख रहा है, वेरिएबल व्यू? यस मैम। यस मैम। अगर इस स्क्रीन को मिनिमाइज करके आप जो नेक्स्ट विंडो पे नहीं बेटा वो भी नहीं आ रहा है वो, क्योंकि सेम एक्चुअली ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। ये होता है कि जब भी हम एनालाइज करते हैं तो वो नेक्स्ट स्क्रीन में विजुअलाइज हो जाती है, लेकिन मेरे इसमें 2 मल्टीपल चल नहीं रहे एक्चुअली। 2 चल सकते हैं स्क्रीन एक साथ, लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरी पता नहीं, आप हो सकता है नेटवर्क इशू हो या ये हो, क्योंकि बेटा मॉर्निंग से हम लोग दूसरे सेमिनार्स में भी दे रहे हैं ना बेटा, तो वो भी एक रीजन हो सकता है उसका। लेकिन फिर भी मैं एक लास्ट आपके लिए कोशिश करती हूँ। इट्स ओके मैम, आप अगर एक्सप्लेन भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं लेकिन बेटा रिजल्ट अगर मैं तुम्हें दिखा पाती तो मेन था। हालांकि ये तो जैसे कि बेटा हमने एनालाइज किया फ्रीक्वेंसीज में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला स्टैटिस्टिक्स है, तो मैंने मीन लिया, मोड लिया, मीडियन लिया, मैंने चेंज कर दिया है। होप सो इसमें शो हो जाए आपको। इसमें कम डाटा चाहिए होता है फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो कंटिन्यू किया। यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपको दिखाने के लिए बार चार्ट भी एक्सेप्ट किया और इसे ओके किया। आप स्क्रीन दिख रही है? नो मैम, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड आप मुझे टाइम दो।
देखते हैं अगर ये ऐसे स्क्रीन हो जाता है आपके पास। अगर स्क्रीन शेयर भी नहीं हो पा रही है डॉक्टर उर्वशी, नहीं मैम, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों को यहीं पर डाटा फीड करना नहीं आता है, बाद में एनालाइज करना तो आता है इनको। जी 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 जी। तो ये हमारे लिए काफी सफिशिएंट और वंडरफुल आपका लेक्चर रहा, जिसमें कि आपने हर स्टेप को इतने क्लियरली बच्चों को बता दिया है, और बच्चों को रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी तो उनको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आगे तो नहीं भी हो पा रहा है तो ये काफी है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि वैल्यूज को तो वो खुद भी, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को वो खुद भी हाथ से भी कर लेते हैं, तो उनको पता है कि क्या उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है और वो किस तरीके से होगा। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और आपका लेक्चर बहुत बढ़िया रहा। और अगर आप फर्दर कुछ और आपका कुछ छूट गया है तो आप बता दीजिए बिना स्क्रीन के भी, काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली वही मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है, ये जो आउटपुट नहीं दिख पा रहा है, मैं इसी का इन लोगों को आउटपुट ही दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से हम आउटपुट शो होता है और आउटपुट डिक्लेयर होते हैं। बल्कि जब तक डाटा एंट्री की जो हम बात करें वो तो पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे सफिशिएंट है। जो डाटा आपको क्वेश्चन है इसे एंटर करना है और उसके बाद क्या क्या चीजें उसमें ध्यान में रखनी है और किस तरह से करते हैं वो तो पूरा पोर्शन हो चुका है। पर मैं आपको बेसिकली एनालाइज आउटपुट विंडो शो करना चाह रही थी, पर मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से शायद नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग करके देखती हूँ। आ ही नहीं रहा है आपका, देखिए इस विंडो पे भी नहीं आ पा रहा है कहीं से, वो ब्लैंक स्क्रीन शो हो जा रही है, ब्लैक हो जा रही है। अगर मैं कुछ और कोशिश कर रही हूँ तो मेरे ख्याल से शायद नेटवर्क ही इशू होगा। है क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है तो हो सकता है कि इसमें वो शो नहीं कर पा रहा। तो अगर आपको इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज मैम आई थिंक सो आई हैव फिनिश्ड अप विद दिस माय प्रेजेंटेशन। कोई क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट के तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैम ने इतने अच्छे तरीके से समझा दिया है और डॉक्टर पाठक ने भी आपको कई चीजें, बेसिक चीजें क्लियर की हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर ललिता धामी क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। हाँ प्लीज मैम, प्लीज पूछिए, बताइए। नो मैम, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर? यस मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू बेटा। मतलब बेसिकली बेटा ये एनालिसिस पोर्शन डाटा एंट्री तो सफिशिएंट है, इतना ही होता है। नेक्स्ट स्टेप एनालाइज का था, वो आउटपुट विंडो भी वैसे आपके फ्यूचर लेक्चर्स भी हैं तो उसमें आपको स्पेसिफाई हो जाएगा। मेरी तरफ से हो सकता है कि आज मॉर्निंग से ही नेट कंजम्पशन था तो इसलिए नहीं शो हो पा रहा होगा, 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन नहीं सपोर्ट हो रही होगी तो इसलिए हो सकता है। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। इसी के साथ हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर पूरा हुआ, और काफी आप लोगों के मैनेजमेंट के लिए भी मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी कि आपने हमारे बच्चों का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दिया, और आपकी टीम इतनी अच्छी है कि आपने इमीडिएट हमको गुड मैम, आपका शो हो गया। अभी शो हुआ मैम। हो गया? यस मैम, अभी शो हुआ। चलो बेटा, लाखों में तो हो गया मैम। यस ये आपको शो हो रहा है? यस मैम, है ना? दिस इज कॉल्ड SPSS आउटपुट ईयर, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जहां पर हम अपने रिजल्ट देख पाते हैं। जो पहला ये जो आप डैश ऑब्लिक डैश देख रहे हैं, ये इंडिकेट करता है, इससे आपको कुछ नहीं करना होता, ये इंडिकेट करता है कि जो कंप्यूटर है वो अपना लिंक किस तरह से शो कर रहा है, कहां पर वो रिजल्ट स्पेसिफाई कर रहा है। बट दिस इज ऑफ नो यूज फॉर अ रिसर्चर व्हाइल डूइंग द रिसर्च। सेकंड देखिए बेटा, फ्रीक्वेंसीज जब हमने की थी तो फ्रीक्वेंसीज में हम रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारे पास वैलिड केस 5 थे, आपने एंट्रीज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स 5 किए थे, आपने मिसिंग केसेस कोई नहीं था, आपके हर एक रिस्पोंडेंट्स का रिकॉर्ड था, कहीं से भी कोई ऐसा रिस्पोंडेंट नहीं था जहां पर आपने मिस किया। अगर आपके पास सपोज एज में बेटा 4 रिस्पोंडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया होता और 1 ने नहीं किया होता, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाता? 5 आ जाता बेटा, 5 की जगह पर 4 हो जाता जिन्होंने आंसर किया, और 1 हमारा मिसिंग केस हो जाता। सिमिलरली अगर हाइट में 3 रिस्पोंडेंट्स ने किया होता और 2 में मिसिंग, तो वो 2 यहाँ पर इंडिकेट हो। तो कितने रिस्पोंडेंट्स आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं वो शो होता है बेटा मिसिंग केस से।
और वैलिड जो होता है वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे टोटल कितने रिस्पोंडेंट्स ने हमें रिस्पॉन्स किया है। अगर मैं मीन की बात करूं तो एज की मीन हमारी 15.4 आई है, हाइट की मीन इंडिकेटेड है 36.8, आईडी आप देख सकते हैं 3, जबकि आईडी आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब आप सिलेक्शन करेंगे वेरिएबल का तो आईडी की आपको कोई जरूरत नहीं है कि मीन, मोडियन या मीन निकालें, तो आईडी आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। वेट आप देखना चाहते थे तो 33.4 था, 34.0 था। इसी तरह से मोड आप देख सकते हैं और मिनिमम रेंज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं स्पेसिफाइड है बेटा, इसमें से क्या है 11, 12, 13, 14, 27 जो वैलिड फ्रीक्वेंसी आई है एज के लिए, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 20, 40, 60, 80 है। ये एज के लिए आया है। हाइट के लिए अब मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि डाटा जो है वो वैलिड नहीं है, इसलिए जो आप रिजल्ट्स देखेंगे वो भी एज सच इतने अक्यूमुलेटेड या वैलिड नहीं होंगे। ये देखिए एज के लिए फ्रीक्वेंसी आई, फिर हाइट की आई, फिर आईडी की आई, वेट की आई। अब एसपीएसएस के नुकसान भी सुन लीजिए बेटा, यहाँ पर ये आपको रोक नहीं रहा है, जबकि आप जानते हैं कि आईडी कार्ड में कोई आपको मीन, मोड, फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं है पता करने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप डाटा फीड करें वो एकदम एग्जैक्ट हो या फिर करेक्ट हो, नहीं तो उसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हालांकि जो फर्दर आपको सिखाएंगे वो आपको रिलायबिलिटी भी सिखाएंगे कि कैसा आप पता करते। देखिए आपने देखा था बेटा मैंने उस वक्त फ्रीक्वेंसीज में ग्राफ भी सिलेक्ट कर लिया था, ये ऑटोमेटिकली ग्राफ बन के आपके पास आ गया है जो एज ऑफ स्टूडेंट्स का है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये है, लगभग हमने सेम रखा है। ये हाइट का ग्राफ हमारे पास बन के आ गया है। इस तरह से डिटेल आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ्स भी आ गए हैं और पूरे रिजल्ट्स भी हमारे सामने शो हैं। अब आप इन रिजल्ट्स को सीधे सीधे यहाँ से कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं और अपने आंसर्स रिजल्ट की तरह पे शो भी कर सकते हैं। ये था बेसिकली बेटा जो फ्रीक्वेंसीज और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया। इसी तरह से आप कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालाइज यूज कर सकते हैं जब आप एसपीएसएस से आसानी से, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो डाटा आप रिकॉर्ड करेंगे वो एक्यूरेट डाटा ही रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो आपके रिजल्ट जो होंगे वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और सेकेंडली आप ये भी ध्यान रखेंगे कि डाटा फर्दर आप एनालाइज करने से पहले डाटा की रिलायबिलिटी चेक जरूर करेंगे। रिलायबिलिटी चेक करना आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है एसपीएसएस का, उसमें आपको रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और फर्दर एनालिसिस सिखाया जाएगा। बेटा दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। मैम अगर हमें एक बार ग्राफ में एक बार के थ्रू एज शो करनी है और एक बार के थ्रू हाइट शो करनी है एंड नेक्स्ट के थ्रू वेट, में तो अलग अलग वेरिएबल शो करने हैं, तो एक बार आप उसे दिखा सकते हैं क्या? बेटा मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, मैं आपको शो भी कर देती लेकिन फिर मेरी स्क्रीन की प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैं आपको बता सकती हूँ बेटा, जैसे जब आप एनालाइज कर रहे थे ना बेटा, तो मैंने सबके लिए एक ही ग्राफ चूज किया। आपने देखा होगा कि मैंने सिलेक्ट किए थे वेरिएबल्स और मैंने एक ग्राफ चूज कर लिया था बार। यस मैम। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपके केस में आप कहते हैं तो अगर मेरे को हाइट के लिए चाहिए तो उस वक्त बेटा मैं बाकी वेरिएबल्स चूज नहीं करूंगी। ठीक है, तो मैं ये देख लूंगी अगर मुझे हाइट के लिए बार ग्राफ चाहिए तो मैं हाइट को ले जाऊंगी, वेरिएबल सिलेक्ट करूंगी और बाकी मैं क्या करूंगी, बाकी वेरिएबल के लिए फिर बार ग्राफ यूज ना करके दूसरा ग्राफ यूज करूंगी। अब मेरी एक्चुअली वो विंडो ओपन नहीं हो रही है बेटा, मेरे साथ मेन प्रॉब्लम ये हो जा रही है बार बार। अब आपकी पुरानी विंडो इसमें चली गई है। मेरा ये समझ में आया, क्लियर हुआ? मतलब जब हम एनालाइज करते हैं बेटा तो एनालाइज यहाँ से बताती हूँ तुम्हें। एनालाइज में बेटा देखो ये फ्रीक्वेंसीज ली थी, हाँ देखो बेटा ये फ्रीक्वेंसीज ली बेटा, आपको क्या चाहिए कि सपोज इतने नहीं चाहिए, इसको वापस कर दो, आईडी को भी वापस कर दो बेटा, लेकिन दो तो लेके चलना पड़ेगा। अगर एक का भी निकालो तो एक अकेले का तो मीन, अगर आपको हाइट का एज का करते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि मैम मुझे एज के लिए अलग चाहिए और हाइट के लिए अलग चाहिए, यही आपका क्वेश्चन था?
नहीं मैम, अगर मुझे अलग अलग बार्स में अलग अलग चीजें चाहिए, एक के थ्रू मुझे पूरा एज चाहिए और एक के थ्रू मुझे वेट शो करना है, एक बार के थ्रू मुझे जेंडर शो करना है। तो बेटा वो अकेले ही तो रिफ्लेक्ट होते हैं, देखिए ना फ्रीक्वेंसीज में नीचे अकेले ही शो हो रहा है बेटा। ये एज का बार है बेटा, नीचे हाइट का बार है, फिर उसके नीचे दूसरे वेरिएबल का बार है बेटा, आईडी कार्ड का, सब अलग अलग ही शो होते हैं बेटा। ये वेट का है बेटा। ओके मैम। सारे वेरिएबल अलग अलग सो रहे मैम ना? हाँ बिल्कुल बेटा। बस बेटा जब आप कोरिलेशन निकालेंगे, जहां आप दो वेरिएबल्स को रिलेट करने की बात करेंगे, वहां ग्राफ कैसे हो जाएंगे बेटा, दोनों के कॉम्बिनेशन के बेटा। अदरवाइज तो सबके अलग अलग ही निकलेंगे बेटा। मैं ये सोच रही थी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैम मैं एज के लिए बार ग्राफ लूं और हाइट के लिए पाई चार्ट लूं, तो वो भी कर सकते हैं। एसपीएस में सब पॉसिबल है बेटा। मैम वो एक्चुअली मैं कंपैरिजन वाला ही चाह रही थी। जो बेटा कंपैरिजन तो आप मीन मोड रीजन में नहीं करेंगे बेटा, कंपैरिजन तो आप कोरिलेशन जब कोरिलेशन है ना बेटा, तब आप दो वेरिएबल्स के बीच का निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली दो आ जाएगा बेटा। दैट इज इन कोरिलेशन। रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन की बात करते हैं या लॉजिक मॉडल की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में तो सिंगल आएंगे। यस मैम। ओके बेटा, एनी मोर क्वेश्चंस बेटा? नो मैम। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। मैम जो ये SPSS डाटा एडिटर है, ये ऑलरेडी कोई भी सिस्टम में इंक्लूड होगा? सिस्टम क्या मतलब, सिस्टम का क्या मतलब, मैं समझी नहीं आपकी बात। मैम जैसे एक्सेल होता है, MS वर्ड होता है, वैसे ही इसको भी अलग? नहीं, एक बात का ध्यान रखिए बेटा, SPSS जो है वो IBM के द्वारा लॉन्च था, इसीलिए इसका नाम IBM SPSS भी है, ठीक है बेटा। SPSS आपको खरीदना पड़ता है और ये इंस्टीट्यूशनल राइट होता है, ऐसे नहीं कि आप SPSS सब में यूज कर लेंगे। आपका SPSS बहुत महंगा आता है और इंस्टीट्यूशनल होता है। वैसे BHU वालों के पास SPSS का स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। आपके लिए बहुत बेस्ट पार्ट क्या है बेटा, IBM जो है, IBM कल आपको शायद मैम ने लिंक भी शेयर किया होगा बेटा, वो लिंक के द्वारा IBM 30 डेज का बेटा फ्री ट्रायल देता है SPSS, ठीक है। तो आप उसको यूज कर लीजिए, 30 डेज काफी होते हैं बेटा किसी भी रिसर्च के एनालिसिस के लिए। तो आप एक आईडी से 30 डेज का निकालिए और उसमें काम कीजिए बेटा। अदरवाइज बेटा ये पेड है, ऐसे नहीं होता कि आप हर कोई इसे ले। ओके मैम। ओके बेटा, IBM वाला होगा लिंक आपके पास, नहीं तो मैं मैम से एक बार फिर कह दूंगी। वैसे मैम ने शेयर किया है, मैम बता रही थी। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन बेटा? नो मैम, थैंक यू सो मच। ओके बेटा मैम, देन आई थिंक सो इज डन फ्रॉम माय साइड। डॉक्टर उर्वशी, आपका सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और वंडरफुल रहा और हमारे स्टूडेंट्स काफी इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि वो बहुत खुश हैं। और इसी के साथ हमारे सारे स्टूडेंट्स, हमारे सारे टीचर्स भी इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी बेसिक्स क्लियर भी करते तो हैं, पर कई चीजें ऐसी हैं कि नहीं समझ में आती है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपने हर स्टेप को बहुत ही क्लियर किया और डॉक्टर पाठक ने भी कई मतलब चीजें हमें बहुत क्लियर कर दी थी कि क्या, क्यों, कैसे। तो उससे बहुत फायदा रहा हमारे स्टूडेंट्स को। तो और सबसे बड़ी बात, मैं आपकी मैनेजमेंट को भी थैंक्स कहूंगी कि आपने मतलब जैसे ही हमारा नेटवर्क इशू हुआ तो आपने तुरंत आप जुड़ गई और आपने अपना